नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं मंजिल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े हुए विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप उनसे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल है वो हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचा सके और तुरंत लाइव जवाब जान सके। आज के अंक में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेलो किसान के आज के विषय पर। हमारा आज का विषय पशुओं में उपापचय रोग से बचाव, साथ ही दूसरा विषय रहेगा सर्दियों में भेड़वा बकरियों का रख रखाव। और अगर आपके जो भी सवाल है, कोई आशंका है या फिर कोई समस्या, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 1800 दूसरा नंबर है 1800 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आज हम उपापचय रोग के बारे में बात करने वाले हैं। आमतौर पर ब्याह के बाद पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती हैं, कुछ बीमारियां नहीं उन्हें घेर लेती हैं। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं या फिर बीमारियां हैं जो पशुओं में ब्याह के बाद आ सकती हैं। इसे ही कहते हैं उपापचय रोग। तो किस तरीके से हमारे किसान इन बातों का ध्यान रखें और पशुओं का स्वास्थ्य कैसे दोस्त बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर तमाम लक्षणों पर आप नजर बनाए रखें और सही समय पर उसका उपचार भी करें। साथ ही आज हम भेड़ और बकरियों के बारे में बात करेंगे कि उनका रखरखाव किस तरीके से किया जाए। क्योंकि देखिए, भेड़ की बात करें या बकरियों की बात करें तो सर्दियों में भी कुछ आपको उनके आहार और आवास को लेकर बदलाव करने की जरूरत होती है। तापमान जब बहुत गिरने लगता है उस वक्त कौन सी विशेष बातें, इसका ध्यान रखना भी जरूर है। पशुपालन से जुड़े हुए जो हमारे व्यवसाय है या फिर हमारे किसान है, वो इन सभी जानकारियों को जरूर इस्तेमाल करें। तो चलिए, शुरुआत हो चुकी है। हमारे दो मेहमान आज रहेंगे, एक स्टूडियो में, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुणा खेमानी है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तरुणा आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। आप पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय फरीदाबाद हरियाणा में, और आज हम आपसे जानेंगे उपापचय रोग के बारे में, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। और दूसरे मेहमान हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुण कुमार हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर तरुण कुमार, जो कि वेटरनरी सर्जन है, पशुपालन विभाग का नाम हरियाणा से। तो भेड़ बकरियों के रखरखाव के बारे में तरुण जी से हम जानेंगे, और साथ ही पशुओं में जो उपापचय रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं बाद के बाद, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आज की रिपोर्ट पर बात करें। तो आज का जो विषय है उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर तरुणा, उपापचय रोग के बारे में समझाएं कि एक अम्ब्रेला तरीके से कहें इसे, और उसके अंतर्गत कौन कौन से बीमारियां या डिसऑर्डर्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये उपापचय रोग है ना, कुछ आप लोग ने सुने होंगे बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणुओं से, कीटाणुओं से डिजीज होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा समूह है बीमारियों का जो कि हम इंसानों के द्वारा ही पशुओं के लिए बनाया गया है। उनके रखरखाव में जो हमने इतने सालों में बदलाव कर दिया, उनके जो हमने आहार में चेंज किया है, और जो बिना सोचे समझे हमने चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से हमने अपने पशुओं को उपापचय रोग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के प्रति हमने काफी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। तो उपापचय रोग में सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको कि ये जो रोग है, ये यहाँ तो ब्याह से जस्ट पहले, यानी कि पशु के ब्याने से जस्ट पहले या ब्याने के तुरंत बाद बनते हैं। और इनमें इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मिल्क फीवर का, जिसको हम कहते हैं दुग्ध ज्वर। ये जो दुग्ध ज्वर है, ये हमारे पास मेनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। इसी तरह से एक रोग है हमारे पास कीटोसिस, जो कि एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की कमी की वजह से होता है। एक हमारे पास रोग है जो र्यूमन में एसिडोसिस हो जाता है। कहने का मतलब, र्यूमन जो हमारे चार पेट जो होते हैं पशु के, उनमें से जो बड़ा पेट जिसमें चारा डाइजेस्ट होता है, उसमें अम्लता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो वो भी एक उसकी वजह से, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का इस कड़ी में एक नाम है। तीसरा लेमेनाइटिस, लंगड़ापन। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाचन शक्ति की वजह से, उसकी पचाने में किसी प्रक्रिया की वजह से, कमी की वजह से एक लेमेनाइटिस भी हो सकती है। तो इसको हम, ये भी हमारा इसी कड़ी में एक जो कहते हैं डिजीज है। तो ये बताया मैं तरुणा जी, क्या ये सिर्फ पाचन क्रिया से जुड़े हुए ही रोग हैं जिसके बारे में हम बात करें, उपापचय रोग जो? बिल्कुल, ये हमारे पाचन क्रिया से जुड़े हुए रोग हैं। इनमें कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज होती हैं। कहीं डेफिशिएंसीज की वजह से जो हमारा जो पशु का ह्यूमन है वो काम करना कम कर देता है, उसके अंदर अम्लता जो है वो बढ़ जाती है। तो आप कहेंगे कहीं से भी चलिए, ये पाचन
पाचन शक्ति पे आके रुकेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए इसके बारे में और विस्तार से हमारे इस रिपोर्ट में देखते हैं कि कौन कौन से वो रोग हैं और इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं, पशु में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन सभी जानकारियों को समेटे हुए देखिए हमारी रिपोर्ट। पशुओं के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोगों को उपापचयी रोग कहा जाता है। इस रोग से पशुओं के शरीर में किसी विशेष प्रकार के तत्व की कमी या अधिकता हो जाती है, जिसके चलते उपापचयी रोग होता है। इस तरह के रोग में किसी भी प्रकार के रोग जनक जैसे कि जीवाणु, विषाणु, परजीवी और फंगस का कोई योगदान नहीं होता है। ये पशुओं के उपापचय से संबंधित होते हैं। पशुओं में प्रसूति ज्वर एक तरह का उपापचयी रोग है। इसे दुग्ध या मिल्क फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी आमतौर पर गायों और भैंसों में ब्याने के 2 दिन पहले से लेकर 3 दिन बाद तक होती है। ऐसा ब्याने के बाद पशुओं में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इस रोग से बचाव के लिए पशु को ब्यांत काल में संतुलित आहार दें। ब्याने के समय के आसपास पशु पर 3-4 दिन तक नजर रखें। रोग के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत उपचार करवाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को या जिन पशुओं को ये रोग पहले हो चुका है, उन्हें इस रोग से बचाव के लिए ब्याने के 7 से 8 दिन पहले विटामिन D3 का एक टीका लगा दें। कीटोसिस दूसरी उपापचयी बीमारी है जो अधिक दूध देने वाले मवेशियों में ग्लूकोज की कमी के कारण होती है। ऐसे में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज के सप्लीमेंट खिलाने चाहिए। इन रोगों से बचाव की जानकारी किसानों के लिए अहम है, लिहाजा को पशुओं में होने वाले उपापचयी रोग से बचाव के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी उपापचय रोग के बारे में और किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है पशुओं में, खास तौर पर ब्यात से पहले 2-3 दिन पहले कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, ब्यात के बाद भी, यानी कहीं ना कहीं जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है उसके परिणाम स्वरूप कुछ समस्याएं, कुछ रोग पशु को घेर लेती हैं, उन्हें हम कह सकते हैं उपापचय रोग। जो रिपोर्ट आपने देखी उसमें भी हमने यही बात बताई। आइए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर, जो कि आज हम भेड़ बकरियों पर बात करने वाले हैं, यानी उनका रखरखाव किस प्रकार किया जाए ताकि भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य भी बना रहे। तो आइए चलते हैं डॉक्टर तरुण के पास। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर तरुण, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी डॉक्टर तरुण, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर तरुण, जैसे आमतौर पर हम मान के चलते हैं या फिर ये है भी कि बकरियां जो है अन्य पशुओं के मुकाबले कम संवेदनशील होती हैं, बीमारियां भी उतनी नहीं होती, उनके चारे को लेकर के भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बकरी पालक को या फिर कहें पशुपालक को। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सर्दियों के साथ ही बकरियों में भी समस्याएं बढ़ने लगती हैं और बकरियां भी काफी संवेदनशील होती हैं। तो ऐसे में जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ जो क्षेत्र है वहाँ पर पारा लगातार नीचे जा रहा है, तो बकरी पालन और भेड़ पालन से जुड़े जो हमारे पशुपालक है उन्हें क्या बताना चाहेंगे? मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बकरी है उसको हम गरीब की गाय बोलते हैं। वो इसीलिए बोला जाता है कि वो कम चारे में, लो क्वालिटी के चारे में भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए कोई हमें परफेक्ट कोई औषधि की जरूरत नहीं होती, इसकी ज्यादा अच्छे रखरखाव की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए गरीब जो लघु जो या सीमांत किसान वो बकरी पालन करते हैं। तो अभी लेकिन क्या है कि बकरी, अगर हम गाय भैंस की तुलना में देखें तो बकरी और भेड़ जो है वो कम बीमार पड़ती है। लेकिन जैसा कि हम जो सब जानते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, उसमें क्या होता है कि जो बकरियां हैं वो थोड़ी विंटर्स के लिए, जो सर्दियों के लिए थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मोर्टेलिटी बच्चों में, खासतौर पर जो बच्चों में, उसमें मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें खासतौर पर ध्यान देना होगा बच्चों को कि उनको सर्दियों से बचाया जाए, किस तरह से हम उसके रख रखाव करें, किस हिसाब से हम उसका हाउसिंग का मैनेजमेंट करें, किस हिसाब से हम फीडिंग का मैनेजमेंट करें, ताकि हम पशुओं में जो बकरी और भेड़ के बच्चे हैं हम उनको सर्दियों से बचा सकें। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि भेड़ बकरियों को इतनी ज्यादा उनके चारे को लेकर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है पशुपालक को, और गर्मी में काफी अच्छे से रहती है, उनके आवास को लेकर के भी बहुत ज्यादा दिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में वे उतनी संवेदनशील हो जाती है, खासतौर पर जो मेमने होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें
रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं हमारे आज के दूसरे विषय से जुड़ी इस रिपोर्ट में तमाम जानकारी। सर्दियों के मौसम में भेड़ और बकरियों की ठीक तरह से देखभाल करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि भेड़ बकरियों की देखभाल के लिए वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए। पशुपालकों को सर्दियों के मौसम में धूप निकलने के बाद अपनी भेड़ बकरियां शेड से बाहर निकालनी चाहिए और उन्हें धूप लगवानी चाहिए। सर्दियों के मौसम में भेड़ बकरियों को ठंड से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। बकरी का शेड हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित होना चाहिए। इस शेड में सूरज की रोशनी अच्छी तरह फैलती है। फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे नमी में कमी आती है और जमीन का तापमान भी सही बना रहता है। इसके अलावा शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखना चाहिए ताकि हवा का ठीक ठाक प्रवाह हो सके। साथ ही शाम और रात में ये पक्का करे कि शेड में ठंडी हवा आने वाली खुली जगहों को टाट के बोरे और बीजों की मदद से बंद कर दिया जाए। सर्दियों के मौसम में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी और गीले तापमान में लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार धोने की सलाह दी जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है एक कॉलर। हेलो हेलो, रामकृष्ण जी हैं। रामकृष्ण जी बताएं क्या सवाल है आपका, किस विषय में जानना चाहते हैं? एक गाय है 8 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके पैर छोटे छोटे दाने हो रहा है। ठीक है, खुर के ऊपर दाने हो रहे हैं? उसके पैर पे अच्छा, जांग पर वो दाना नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको खून आने चाह रही तो। अच्छा ठीक है, तो इनके पास गाय है और जी 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। जी रामकृष्ण जी, आपकी गाय जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है उसके आपने बताया दाने हो रहे हैं जांग पर, तो रामकृष्ण जी खून भी आ रहा है दानों से? खून भी आ रहा है दानों से। तो ये इस टाइम पे कई बार ब्याने के टाइम पे पशुओं में एलर्जी हो जाती है, तो आप इसका कुछ नहीं है, अपने निकटतम किसी भी पशु चिकित्सक को कंसल्ट कीजिए। वो एक आपको एलर्जी का इंजेक्शन और एक हाईटेक का इंजेक्शन आता है, वो लगाएंगे और तुरंत प्रभाव इस इंजेक्शन का तुरंत आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, जो अब हमें बता रही है तरुण जी कि कुछ हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ संक्रमण हो, एलर्जी भी हो सकती है, तो बेहतर है कि पशु चिकित्सक से आप बात करें और इस समस्या के बारे में बताएं और जो भी उचित दवाएं होंगी वो आप पशु के लिए इस्तेमाल करें। आइए बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर तरुण भी है। तो तरुण, आज का हमारा दूसरा विषय है जैसे बकरी और भेड़ों पर उनके रख रखाव से जुड़ा हुआ आज हमारा विषय है। तो सबसे पहले रख रखाव को लेकर किन बातों के बारे में हमारे दर्शकों किसानों को बताना चाहेंगे? जी देखिए, जो भेड़ बकरियों का रख रखाव है उसका जो बाड़े का जो प्रबंधन है प्रॉपर होना चाहिए। जो आज जैसे सर्दियां आ चुकी हैं, सुबह के और शाम के तापमान में बहुत ज्यादा असर आ चुका है और इस वजह से हमें पशु के जो बाड़े का प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। उस प्रबंधन में हमें क्या करना है, जैसे कि अगर मान लो कोई किसान भाई है बट्टा सील के उसका पर्दा बना सकता है या कोई तिरपाल ला सकता है, हो सकता है किसान भाई, तो उसको हमें चारों तरफ से कवर करना है। और चलाने का जो टाइम है, वो ना तो बिल्कुल ज्यादा सुबह हो ना ही लेट शाम को हो, तो इस टाइम के बीच में तो 10-11 बजे करीब जो धूप निकल आती है उस समय भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाया जाए। और साथ ही साथ उनके जो क्या कहते हैं, जो नीचे जो बेडिंग है, जो पशु के नीचे जो बेडिंग हमें बिछाता है, कोई कुछ बिछाता है, उसको भी हमें टाइम टू टाइम चेंज करना है ताकि उधर अमोनिया की कंसंट्रेशन जो शेड में है वो ज्यादा बढ़े ना, उस वजह से भी निमोनिया की शिकायत हो सकती है। चौथी बात, जो शेड में जो प्रॉपर वेंटिलेशन होगा वो हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब सर्दियों से बचाव करते हैं तो हमें बाड़े को पूरा ढकना पड़ता है और वहां पे जो मल मूत्र इकट्ठा होता है उससे अमोनिया शेड में इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम आ जाती है। कई किसान भाई क्या करते हैं, अंगीठे जलाते हैं सर्दियों में, उससे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो अगर वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, उस धुएं की वजह से वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टॉक्सिसिटी वो हो सकती है। तो
प्रॉपरली ये है कि हमें बाड़े को ढक करके रखना है, उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, ड्रेनेज पूरा प्रॉपर होना चाहिए, उसकी बेडिंग को टाइम टू टाइम चेंज करना है। और चौथी मेन महत्वपूर्ण जो बात है उसके कि जो शेड का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर। बिल्कुल, तो जो आवास है उसमें वायु का उचित प्रवाह रहे, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि पशुओं को हम सर्द हवाओं से बचाने के लिए बिल्कुल पैक कर देते हैं और वो भी उचित नहीं होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो, ठीक तरीके से हो। जनार्दन जी हमारे साथ एक दर्शक जिन्होंने बिहार के लखीसराय से में कॉल किया है। जी बताइए जनार्दन जी, क्या प्रश्न है आपका? जी प्रश्न बताइए। जी बताया सर कि गाय को बच्चा दिए हुए 4 महीना हो गया है, हो गई है, लेकिन हिट में नहीं आ रही है। 4 महीने हो गए बच्चे दिए हुए? जी बच्चा और हिट में नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि दूध भी 1 सप्ताह से बहुत कम हो रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि मात्रा जो है दूध की वो घट रही है, दोबारा हीट में नहीं आ रही है। डॉक्टर तरुणा, इतनी जल्दी हीट में दोबारा आने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए 2 महीने के बाद अगर हमारा पशु हीट में आ जाता है तो हम मानते हैं कि हमारा पशु सामान्य है और उसकी ईस्ट्रस साइकिल और उसका जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो 2 महीने के बाद पशु का हीट में आ जाना बहुत ही एक अच्छी निशानी है, स्वस्थ पशु की निशानी है। अब जैसे जनार्दन जी ने बताया कि इनकी 4 महीने से जो गाय है वो हीट में नहीं आई है, तो उसके लिए मैं इनको कहना चाहूंगी कि आप एक तो इसके आहार का ख्याल रखिए। आप इनको, जैसे अब सर्दियों का मौसम है, इस टाइम पे थोड़ी गर्म चीजें खिलाइए, जैसे आप गुड़ देते हैं, तिल का तेल देते हैं, या गुड़ में तिल के तेल की ओटी दे सकते हैं, जो कि घर पे ही आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि पशु की जो गर्मी में लाने के लिए उसको। दूसरा, आप इनको शुरू करिए खनिज मिश्रण, लवण, हाँ जी, मिनरल मिक्सचर, जिसको हम मिनरल मिक्सचर बोलते हैं। ये बहुत आसानी से आपको अवेलेबल है, आसपास की कई दुकानों पे अवेलेबल है, आप ये शुरू कीजिए। ज्यादातर क्या देखा गया जनार्दन जी, छोटी सी बात बोलना चाहूंगी कि हम पशु को एक ही आहार पे रखते हैं, एक ही तरह के आहार पे रखते हैं, या जो भी चारा डाल रहे हैं, भूसा डाल रहे हैं, तो आजकल हमारी जो जमीन है वो भी इस खनिज मिश्रण में बहुत ही ज्यादा कमी आ गई है, कमजोर हो गई है। तो जो उसके ऊपर जो भी उत्पादन होगा किसी भी फसल का, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो आपको ऊपर से खनिज लवण देने की बहुत बहुत जरूरत है। साथ में आप डेली 1 मुट्ठी नमक और जरूर देंगे उस खनिज मिश्रण में, या फिर जो भी आप आहार डाल रहे हैं उसमें 1 मुट्ठी नमक जरूर डालिए और 1 महीने तक ये ट्राई कीजिए। और इसके अलावा पेट के कीड़े की दवाई, जो आप कह रहे हैं दूध कम हो गया, आपने एक बात और बताई कि आपकी गाय जो है 1 हफ्ते से दूध कम दे रही है, तो पहले तो आप उसको पेट के कीड़े की दवाई दीजिए। और एक चीज अपनी बांध लीजिए कि आपने अपने पशु को हर 3 महीने पे पेट के कीड़े की दवाई जरूर देनी है। जी जी बिल्कुल, ये तो एक कह सकते हैं कि नियमित करना ही चाहिए पशुपालक को अपने पशु के पेट के कीड़ों को लेकर, क्योंकि वो खुले में चरते हैं, कई तरह के जीव भी उनके पेट में चले जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी दोनों विषय पर आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में किस किस तरह की समस्या हो सकती है, खासतौर पर ब्याज से पहले और बाद में। और इसके अलावा अगर हम भेड़ और बकरियों की बात करें तो उनके रखरखाव को लेकर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ है फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो
जगराज जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जगराज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अजमेर राजस्थान से हैं आप, बताएं सवाल। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ये कब स्टार्ट होगी मैम, राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में? मैम कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में बात करनी थी मैम। जी तरुणा जी बता पाएंगे इस बारे में? देखिए जगराज सिंह जी, इसके बारे में आपको जाके ना वहाँ के जो आपके जयपुर के कॉलेज है, जहाँ पे हमारा जयपुर में भी एक वेटनरी का कॉलेज है, वहाँ जाके आप पता कीजिए तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे फील्ड लेवल पे कब आएगी। क्योंकि देखिए इंसानों में बहुत ईजी है, पशुओं में लाने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमारे को ब्रीड का चयन बहुत जरूरी है कि हम सही ब्रीड हो, स्वस्थ ब्रीड हो, प्रॉपर हीट में आती हो। इन सब चीजों की वजह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को फील्ड में इस एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लाने में थोड़ी देर लग रही है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावटें भी हैं। बिल्कुल, और हालांकि इस पर काफी काम किया जा रहा है, तो ये काफी आगे का सवाल था इनका। और अगर फिर भी आपको जानकारी चाहते हैं तो सही सोर्स के पास जाएं, जिसके बारे में अभी तरुणा जी ने बताया है। आइए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी भेड़ बकरियों के रख रखाव से जुड़ा हुआ। तो तरुण जी, जैसे कि आपने आवाज के बारे में कुछ बातें बताई, इसके बाद रख रखाव से जुड़ी अगर हम उनके आहार की बात करें, पानी की बात करें, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर्दियों में खास तौर पर? बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। जैसे कि भेड़ और बकरियों का आपको पता ही है कि हमें चराने के लिए लेके जाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चराने के लिए लेकर जाते हैं भेड़ बकरियों को, तो उसका टाइमिंग में चेंज कीजिए। तो ज्यादा जल्दी सुबह और ज्यादा लेट शाम तक को लेकर ना जाएं। ऐसे समय में लेके जाए जहाँ पे थोड़ा सा मौसम खुल जाए और थोड़ा धूप आनी शुरू हो जाए। दूसरी बात, अगर आप मतलब जैसे कि एवरेज एक भेड़ बकरी को 6 से 8 घंटे की चराई जरूरी है। अगर मान लो किसान भाई मौसम की खराब होने की वजह से चराई पे प्रॉपर लेके नहीं जा सकता है, तो उसको कम समय के लिए चराई पे ले जाने के वापस आने के बाद अतिरिक्त मात्रा में 5 से 6 किलो हरा चारा जरूर दे। और उसके साथ साथ जो आपका जो दाना मिश्रण है वो एडिशनल 250 ग्राम जरूर दे। जो पशु दूध दे रहा है स्पेशली उस पशु को तो 200 से 250 ग्राम अतिरिक्त मात्रा में दाना मिश्रण जरूर दें। और दाना मिश्रण को बनाने के लिए जैसा कि सर्दी आ गई है, तो दाने का जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, ठीक है। अगर हमें दाने की तासीर को थोड़ा सा गर्म करना है तो उसमें हमें थोड़ा सा अमाउंट मक्का जरूर मिला देनी चाहिए अतिरिक्त मात्रा में, ताकि दाने की तासीर भी गर्म हो सके। और साथ साथ पशुपालक भाई क्या कर सकता है, जैसे हरा चारा इस समय में बहुत ज्यादा मात्रा में हरा चारा अवेलेबल होता है, हरा चारे के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सूखा थोड़ा भी जरूर मिलाएं, क्योंकि पेट में जब ये चारा फर्मेंट होता है उससे हीट ऑफ फर्मेंटेशन निकलता है। उस हीट की वजह से अपना जो पशु है अपने शरीर का तापमान वो मेंटेन कर सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर अतिरिक्त मात्रा में 15 से 20 ग्राम, स्पेशली जो दुधारू पशु है उसको मिनरल मिक्सचर जरूर खिलाएं। और प्रॉपर टाइम पे डिवर्मिंग करते रहना चाहिए पशु। जी चलिए, एक दर्शक है सत्येंद्र सिंह है जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के अमेठी से कॉल किया है। जी सत्येंद्र जी बताइए क्या सवाल है? सत्येंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। हाँ बताइए। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी एक गाय है मैडम, उसको बच्चा हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं और वो 2 महीने में हीट में आ गई थी। तो उसको हमने सीमन करा दिया है, तो अभी क्या है वो डेली दूध कम कर जा रही है मैडम। मतलब दूध की मात्रा घट रही है आपको ये लगता है? जी मैडम। जी तरुणा जी क्या बताना चाहिए? सत्येंद्र जी देखिए, जैसे कि आपके पास गाय हैं और जो गाय हैं वो यूजुअली अपना ज्ञापन होने के बाद दूध की मात्रा में कमी कर देती हैं। और आपने बोला कि 2 महीने के बाद वो हीट में भी आ गई है, हीट के टाइम ऑटोमेटिकली उनका दूध थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप इस टाइम अगर उनको मिनरल मिक्सचर देंगे, डीवर्मिंग कराएंगे और थोड़ा सा दूध बढ़ाने की जो हमारे पास अलग अलग तरह के पाउडर आ रहे हैं और कैल्शियम देंगे, तो उससे उसके दूध में जो है वो बढ़ोतरी आ जाएगी। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम की मात्रा जो है वो थोड़ा अपने पशु चिकित्सक से पूछ के दीजिए। अगर पशु आपका ज्ञापन ठहर गया है तो जो कैल्शियम की मात्रा है उसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा।
जी जी बिल्कुल। तो कैल्शियम को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, पशु चिकित्सक से पहले आप बात कर लें, उनसे सलाह ले लें, उसी के बाद ही कुछ नया शुरू करें। अब हम उपापच रोग के बारे में बात कर रहे थे, तो तरुणा जी और क्या बताना चाहेंगी? जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग डेफिशिएंसीज होती हैं, जो पोषक तत्व हैं एक तरीके से, वो उनका हमारे शरीर में, पशुओं के शरीर में जिस तरीके से हम में कमी होती है उस तरीके से पशुओं के साथ भी होता है। और ख़ास तौर पर ब्यात के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि पशु की वैसे भी संवेदनशील हो जाता है काफ़ी, तो किस किस तरह की कमी के बाद किस किस तरह के रोग हो सकते हैं? जैसे आपने मिल्क फीवर के बारे में बताया, और कौन कौन से ऐसे रोग हैं? देखिए, मिल्क फीवर के अलावा हमारे पास एक रोग है जिसको हम बोलते हैं कीटोसिस। कीटोसिस, हाँ जी, कीटोसिस। अब मिल्क फीवर में तो था आपके कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो जो पशु है वो मिल्क फीवर में आ जाता है, दुग्ध ज्वर में आ जाता है। कीटोसिस में होता है ये आपको, जिसको हम टर्म्स यूज करें तो दिस इज हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब आपका ग्लूकोज का लेवल जो है वो नीचे, उसका स्तर जो है वो नीचे चला जाता है। इस केस में हमारा जो कैल्शियम है वो इतना काम नहीं करेगा। अगर आप पशुओं को इस टाइम पे अगर देखें, शुरुआत से ही गुड़ देना शुरू कर देंगे तो जो कीटोसिस है उसको हम कवर कर सकते हैं। और दूसरा, कीटोसिस के अंदर हमारे पास जो और चीज़ें हम इसके अंदर दे सकते हैं वो है एनर्जी ड्रिंक्स। एनिमल्स के लिए हमारे पास, पशुओं के लिए अलग तरह के एनर्जी बूस्टर्स आते हैं, उसको दीजिए तो कीटोसिस जो है हम कवर कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी, जिस तरह से मिल्क फीवर में एनिमल जो है, जो हमारा पशु है, वो बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं 3 स्टेजेस में आता है। पहले शुरुआत में बहुत एक्साइटेड रहता है, सेकेंड स्टेज में वो थोड़ा लेटरल रिकम्बेंसी मतलब बैठ जाएगा, तीसरी स्टेज में वो बिल्कुल लेट जाता है जब तक उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। कीटोसिस में ऐसा कुछ नहीं है। कीटोसिस आपका 10 दिन के बाद से शुरू होता है मोस्टली, और ये अगर आप इसको उपचार नहीं भी करेंगे तो भी पशु धीरे धीरे वापस आ जाता है। अगर आप घर पे ही गुड़ वगैरह खिला रहे हैं या फिर आप उसको मतलब एनर्जी के जो सिरप वगैरह दे रहे हैं, तो उससे एनिमल जो है वो वापस अपनी नॉर्मल उसमें आ जाता है। एक हमारे पास आता है डाउनर काउ सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, जो हमारा ज्यादा दूध देने वाली गाय है, और खासकर हमारी जो विदेशी नस्ल की गाय है, HF या जर्सी जो गाय हैं, ये एकदम से नीचे बैठ जाती हैं अचानक। जैसे अभी सुबह ठीक खाना खाया इन्होंने, बढ़िया दूध निकाला, आपने सब कुछ किया, और आप देखेंगे शाम तक वो बिल्कुल बैठ गई है। तो इसको हम बोलते हैं डाउनर्स काउ सिंड्रोम, जिसमें पशु आपको खाता हुआ भी ठीक दिखेगा, नॉर्मल अपना जो है यूरिन पास कर रहा है, नॉर्मल स्टूल पास कर रहा है, लेकिन क्या है, वो बैठा हुआ है, अपने लेटरल रिकम्बेंसी में आ गया, वो खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये जो होता है, जब हम अधिक मात्रा में कैल्शियम दे देते हैं तो उसमें हमारे पास ये डाउनर काउ सिंड्रोम आ जाता है। जी, यानी मात्रा भी अधिक नहीं होनी चाहिए, उचित मात्रा, और अगर जरूरत है पशु को तब भी आप दें, क्योंकि इसके देखिए उल्टे असर भी हो सकते हैं। हमारे साथ रामफल जी हैं, एक दर्शक जिन्होंने हरियाणा से कॉल किया है, आइए बात करते हैं उनसे। जी रामफल जी, बताएं क्या सवाल है? रामफल जी मुझे जी बताइए, सवाल बताएं अपना। हाँ जी रामफल जी, मुझे हाँ जी, एक 2 महीने की ब्याई हुई है जी। फिर से सवाल दोहराइए। 2 महीने की मैच ब्याई हुई है जी मेरी जी। 2 दिन पतला गोबर करा जी। अच्छा, गोबर पतला है। 2 महीने की ब्याई हुई है आपकी भैंस, ब्याई हुई है, और वो पतला गोबर कर रही है। हाँ, रामफल जी, आपने उसका कोई इलाज करवाया है, कुछ दिया है आपने उसको अभी तक? ना जी, ये दवाई मिनरल मिक्सचर ले आके देता जी। मिनरल मिक्सचर लाके दिया है, तो सबसे पहले आप मिनरल मिक्सचर बंद कीजिए। कई बार मिनरल मिक्सचर जो है वो ज्यादा मात्रा में देने से गर्मी कर देता है और उसमें पशु को डायरिया लग जाता है। और दूसरा, ये आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे डायरिया की बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है, क्योंकि आप हरियाणा से हैं, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हरियाणा के जितने भी पशु चिकित्सक केंद्र हैं, हाँ जी, तो वहां पे आपको जो डायरिया की दवाइयां हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल है। और अगर आप पशु चिकित्सक केंद्र आपका अगर दूर है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो घर का उपचार है, आप एक बड़ा बैंगन लेके उसको अच्छे से भून के और उसके अंदर थोड़ा सा आप काला नमक, जीरा भुना हुआ और थोड़ा सा गुड़ मिला के सुबह शाम अपने भैंस को दीजिए। 2 दिन में आप पाएंगे कि आपका पशु जो है उसका दस्त खत्म हो गए हैं। जी, और देखिए घरेलू उपचार कितना आसान है। बैंगन को भूनकर आपने बताया, इसमें उसके अंदर काला नमक, जीरा और गुड़, ये इसका एक तरीके से भरता जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके से बना करके पशु को दे, तो जरूर इसमें आपको देखेंगे कि काफी लाभ होगा। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे विषय पर। तरुण जी, आप जैसे कि भेड़ बकरियों के रखरखाव की बात कर रहे हैं, आपने आवास के बारे में भी कई सारी बातें बताई। इसके बाद क्या कुछ बीमारियां भी लग सकती हैं इस सीजन में, खास तौर पर अगर हम मेमनों की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं भेड़ बकरियों के, उनको लेकर?
जी, जैसा कि अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं, इस समय जो बच्चे हैं बकरियों के और भेड़ के, उनमें सर्दी लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, जैसे कि नाक से पानी बहना, छींक लगना, बुखार चढ़ जाना और बच्चों का एक झुंड में इकट्ठे होकर बैठना, कोई एक्टिविटी नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं। तो अगर ये लक्षण है तो जरूर ये बताता है कि भाई उसको सर्दी लग चुकी है। तो इस केस में हमें क्या है, हमें उसको सर्दी से बचाव के लिए दवाइयां दिलवानी है किसी नजदीकी पशु चिकित्सक के पास जाकर के। दूसरा, उसमें हमें प्रॉपर मेंटेन करना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे, जो रूम का जो टेम्परेचर है ऊपर रहे, और जो इस सीजन में जो सबसे आम बीमारी जो होती है वो होती है निमोनिया, की सर्दी लगती है, उसके बाद फेफड़ों में पानी भर जाता है, उससे पशु के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो एक टाइम में ऐसा इकट्ठे बहुत सारे पशु के जो बच्चे मर जाते हैं। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही ध्यान रखना है कि सर्दियों से बच्चों के मेमने को जरूर बचाना है। उसके लिए प्रॉपर हाउसिंग और प्रॉपर फीडिंग का मैनेजमेंट करके रखना है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान जरूर रखें आप, अगर आपने भेड़ और बकरियां पाली हैं और जैसे मेमने हैं या फिर बकरी, उन्हें सर्दी लगने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है और निमोनिया तक के हालात पहुंच जाते हैं। उस वक्त काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारे पशुपालकों को। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हमें कॉल लगाए, जेड से ही आपको कॉल लगेगा, जरूर हम आपके प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और आज का जो हमारा पहला विषय है, यानी उपापच रोग जो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और डॉक्टर तरुणा, आपने कई बार जिक्र किया कि कैल्शियम ज्यादा दे दिया या सही मात्रा नहीं दी, सही समय पर नहीं दिया, तो उससे भी कई पशुओं को कई तरह की और समस्याएं भी हो सकती हैं। तो खास तौर पर जब गाभिन है हमारा पशु, उस वक्त चाहे वो बच्चा देने से पहले की बात करें, उस वक्त किस तरह से कैल्शियम देना चाहिए, या फिर ब्यात के बाद कैल्शियम मतलब क्या है, इसकी मात्रा भी समझे, या फिर सही तरीका क्या है? देखिए, एक जो
कैल्शियम है हमारे इसमें, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि जब आपको पता चलता है कि आपका पशु ज्ञाबन है, तो ज्ञाबन पशु के टाइम पे हमारे जो किसान भाई हैं ना, वो क्या करते हैं, फटाफट पशु के ना आहार में बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वो दिन का 2 किलो या 3 किलो चारा खिला रहे हैं, वो एकदम से उसको 5 किलो पे ले आएंगे। कैल्शियम की बॉटल्स ला के रख लेंगे कि भी हमने कैल्शियम देना है, हमारा पशु दूध अच्छा देगा, दूध में कैल्शियम ज्यादा होगा। तो मैं किसानों के उसमें नॉलेज के लिए एक बात बताना चाहती हूँ कि डेली रिक्वायरमेंट, जो दिन की एक रिक्वायरमेंट है नॉर्मल भैंस की या गाय की, वो 30 ग्राम पर डे, 30 ग्राम एक दिन की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो आप मान लीजिए 30 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, आप दे रहे हैं 100 ग्राम, तो हमारा जो कैल्शियम है ना, वो हमारे पशुओं की बोन्स में से भी निकलता है थोड़ा थोड़ा, और दूसरा पशुओं का जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की। कैल्शियम अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा और वो बॉडी को मिलेगा और वो दूध में आएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 100 ग्राम कैल्शियम दे रहे हैं, तो पशु तो का जो अंदर का सिस्टम है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। अब बाहर से कैल्शियम मिल रहा है, जो एक्टिव रोल है जहां से कैल्शियम आना चाहिए वो एकदम निष्क्रिय हो जाएगा। अब अचानक से जैसे पशु ब्याया और जब उसको कैल्शियम की मात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो अंदर का सिस्टम बिल्कुल काम करेगा नहीं और पशु जो है वो कैल्शियम की कमी के अंदर आ जाता है। तो आपको पहला तो ये ध्यान रखना है, जब आपको पता चल गया आपका पशु ज्ञाबन है, तो उस टाइम आप कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट मत दीजिए। आपके आहार से कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। जो नॉर्मल आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, जो आपने खाना खिला रहे हैं उसको, जो भी चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं। दूसरी बात, 6 महीने तक आपने उसकी डाइट बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, जैसी आप देते आ रहे हैं बिल्कुल वैसी। 6 महीने के बाद बहुत ही धीरे धीरे आपने उसकी डाइट बढ़ानी है। जैसे हर 10 दिन में थोड़ा सा आहार इंक्रीज कर दिया, फिर अगले 10 दिन थोड़ा दाना, मतलब आपने उसका दाना ज्यादा इंक्रीज करना है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, जो आप हरा देते हैं, हरा देने से सिर्फ पशु का पेट भरेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। 90% हरे के अंदर पानी होता है। तो आपको साथ में उसके अंदर आपको कंसंट्रेट डालने की भी जरूरत है। कंसंट्रेट मतलब जैसे आपका दाना जो हो गया, जौ, मक्का, गेहूं, दलिया, और उसके अंदर जब आप इसको दे रहे हैं तो आपने सूखा नहीं देना उसको। या तो आप 12 घंटे भिगो के, या फिर आप उसको अच्छे से रांध के, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो आपने रांध के देना है उसको। तो ये आपका हो गया ये पशु का आहार। जी, एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न है आपका? हमारा सवाल है थोड़ा गाय के प्रति कि एक गाय है हमारी, देसी गौ है, राठी। हाँ, उसमें है कि उसके पीछे का पैर जो है ना, उस पर वजन नहीं ले पाती है, खड़ा नहीं हो पाती है। करीब 8 दिन से 10 दिन से ऐसी दिक्कत। ठीक है, पिछले पैर एक तरह से हम कहें कि कमजोर हो गए हैं, कमजोर हो गए पैर उसके पीछे के, या फिर उस तरह से बैलेंस ही नहीं बन पाता? नहीं, उस पर बैलेंस ही नहीं बन पाता। ठीक है मैम, क्या हो वजह? अमरेंद्र जी, आप पहले ये बताइए कि उसके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है कि उसके एक पैर में प्रॉब्लम है? पीछे के दोनों पैरों में। दोनों पैरों में प्रॉब्लम है और वो वजन लेने में परेशानी हो रही है। हाँ, वजन ले ही नहीं पाती और चलती है पैर से उठना पूरा कोशिश करती है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे के पैर पर वजन ही नहीं ले पाती। और वो ब्याई भी कितने टाइम की है, कब ब्याई थी वो? बच्चा तो दिए हुए हो गई, मतलब करीब 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए उसको ब्याए हुए। तो अमरेंद्र जी, सबसे 4 महीने से ऊपर कहिए, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। और आहार में बच्चा आगे माता है तो उसको चाटती है बेचारी, बड़ा मतलब देख के बड़ा दिक्कत से लगता है। तो आप क्या वो बिल्कुल बैठ गई है कि मतलब खड़ी होने की कोशिश करती है और उठ नहीं पा रही है? खड़ी होने की तो पूरी कोशिश करती है, कोशिश करने के चक्कर में वो आगे बढ़ जाती है 10 फीट 12 फीट तक। अमरेंद्र जी, ये जो बीमारी है ना, इसके अंदर आप सबसे पहले अपने पशु चिकित्सक को कंसल्ट कीजिए। इसका तुरंत इलाज होगा, जिसके अंदर हमारे जो पशु है ना, उसमें कहीं ना कहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। और थोड़ा कैल्शियम आपको बहुत ज्यादा नहीं चढ़वाना है। बोतल जो चढ़वाएंगे कैल्शियम की, इसमें तुरंत प्रभाव से नस में कैल्शियम की बोतल चढ़ेगी, लेकिन वो बोतल पूरी नहीं चढ़ेगी। और अगर आप अभी किसी पशु चिकित्सक को बुलवा के कैल्शियम की बोतल नहीं चढ़वा सकते, तो कैल्शियम की शीशी आती है वो पिलाइए। और साथ में इसमें ताकत के इंजेक्शन लगेंगे या ताकत की टॉनिक दिया जाएगा। ये पशु जो है आपका, अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो 3 से 4 दिन में आपको अपने पशु के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नजर आएगा। और हो सकता है कि 3 दिन के अंदर वो बिल्कुल खड़ा होकर, अपने पैरों पे खड़ा होकर आहार भी लेना शुरू कर दे। और नहीं तो अगर आपके आसपास पशु चिकित्सक ऐसा है कि जल्दी अवेलेबल नहीं है, तो आप केमिस्ट से जाके कैल्शियम की बोतल और कुछ ताकत की दवाइयां ले
आइए इसके लिए, जो बहुत आराम से उपलब्ध है, और वो देना शुरू कीजिए। एक बात और कहना चाहूंगी कि आप डेली बेसिस पे उसको सुबह शाम एक एक गुड़ की डली जरूर दीजिए, जिससे उसके अंदर एनर्जी आएगी। और अभी बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है उसको कि आप खड़ा करें, बस डेली आपने उसको पलटी मरवानी है। अगर वो एक साइड पे बैठी हुई है तो वहां जख्म हो जाएंगे, और उस तरफ की जो मांसपेशियां है ना, उनमें सूजन आ जाएगी। तो आप हर 2 घंटे में पशु को पलट के बिठाते रहिए, एक बार इस साइड बिठा दिया, एक बार दूसरी साइड बिठा दिया। जी बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी भावुक भी लग रहे थे अपने पशु को, अपनी गाय को लेकर। तो अभी आपको समाधान मिल गया है। अगर पशु चिकित्सक हो तो ज़रूर उसे कंसल्ट करें, नहीं तो डॉक्टर हमारी जो मेहमान है तरुणा जी, उन्होंने आपको जानकारी दे ही दी कि आपको क्या करना है। हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 दिनों में आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और एक कॉलर है, आयन से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, चलिए फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं डॉक्टर तरुण के पास। डॉक्टर तरुण, वैक्सीनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं हम, कि इस सीजन, इस मौसम में क्या वैक्सीनेशन भी कुछ कराना चाहिए भेड़ बकरियों में? हेलो हेलो जी तरुण जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी, अब वैक्सीनेशन जी हाँ, आमतौर पर मैम भेड़ और बकरियों में 4 टाइप की वैक्सीनेशन जो आमतौर पर लगती है, जैसे कि पीपीआर, ईटीवी, एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन और एफएमडी। और ये जो बीमारी है, जो मुख्य बीमारियां हैं जो उसमें होती है, एक एफएमडी है, एक पीपीआर है। आपको इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे लगवानी होगी। जैसे ईटीवी है, ईटीवी बोलते हैं उसको, मुंडी तोड़ बुखार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पशुओं को हरे रंग का डायरिया होता है, ठीक है, और पशुओं का सांस लेने में दिक्कत आती है, तो पशु अल्टीमेटली उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, पशु मर जाता है। तो इसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे करानी चाहिए। जैसे कि अगर इस वैक्सीन में क्या होता है कि अगर बच्चे की माँ वैक्सीनेटेड थी इस वैक्सीन से, तो हमें 4थे महीने से उसकी वैक्सीनेशन को शुरू करना है। और अगर उसकी माँ वैक्सीनेटेड नहीं थी तो बच्चे की वैक्सीन हम पहले वीक से ही शुरू कर सकते हैं। तो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है, पशुपालक अक्सर क्या करते हैं कि इसकी एक ही डोज लगवा के छोड़ देते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना है। एक डोज लगवा के उसकी बूस्टर डोज जो होती है वो 14-15 दिन बाद लगती है, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी फिर 1 साल तक होती है। उसका बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। आमतौर पर पशुपालक एक ही डोज लगवा के छोड़ देते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी है वो पीपीआर है। इसका अगर टीकाकरण पहले ही करवा लेते हैं, एक बार करा लेते हैं जीवन में 4 महीने के बाद, 4 महीने के बच्चे का, तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इस बीमारी के अगेंस्ट मिलती है, वो कम से कम 3 साल की होती है। तो एक बार टीका लगाने के बाद पशुपालक भाई 3 साल तक के लिए निश्चिंत हो जाता है कि भी वो बीमारी नहीं होगी। तो तीसरी सबसे बड़ी बीमारी का जो टीका लगता है वो एफएमडी है, जो मुंह खुर रोग जिसे बोलते हैं। उसमें भी क्या होता है कि पशु के मुंह में और खुरों में छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशु चारा खाना और पैदल चलना बंद कर देता है, चराई पे भी नहीं जा पाता, और उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और पशु की मोर्टेलिटी मतलब मौत हो जाती है जी। तो इसका भी टीकाकरण 4थे महीने के बाद लगवा सकते हैं, और ये 6 महीने के बाद हर 6 महीने के बाद रिपीट करानी है जी। तो चौथी जो महत्वपूर्ण जो बीमारी है जो अक्सर देखी जाती है, वो गोट पोक्स और शीप पॉक्स वैक्सीन है। तो उसमें क्या होता है कि पशुओं के शरीर पे दाने होते हैं, पैरों पे दाने हो जाते हैं, और दाने में इन्फेक्शन हो जाता है। उस वजह से इन्फेक्शन फैलने की वजह से पशुओं में मोर्टेलिटी हो सकती है। तो इसका भी जो टीकाकरण है 4 महीने के बच्चे से हम शुरू करा सकते हैं, और इसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है एक टीकाकरण के बाद 1 साल तक की होती है जी। एक कॉलर है जगदीश यादव हैं, जिन्होंने उज्जैन से में कॉल किया है। जगदीश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जगदीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो जी, बताएं, सवाल बताइए अपना। हाँ मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि भैंस है, उसका बच्चा मर गया तो पाना नहीं छोड़ती है जी। हेलो हाँ जी, अपना सवाल बताएं। अरे भैंस का पाड़ा मर गया तो पाना नहीं छोड़ती मैडम। भैंस का क्या जगदीश जी? भैंस का बच्चा। हेलो हाँ जी, कटरा क्या हो गया है? मृत्यु हो गई है उसकी? अरे बच्चा मर गया तो पाना नहीं छोड़ती है। नहीं, मृत्यु हो गई तो उसके बाद अगला सवाल क्या? हाँ, उसकी मृत्यु हो गई तो वो पाना नहीं छोड़ती मैडम। दूध नहीं दे रही है वो? हाँ, पवास नहीं रही है।
अच्छा, उसका बच्चा मर गया तो उसे दूध नहीं दे रही है। जगदीश जी, बच्चा पाना नहीं छोड़ता है मैडम। बच्चा मरे हुए कितना टाइम हो गया? कितने टाइम की ब्याई हुई है आपकी भैंस? जगदीश जी, आपकी भैंस कितने टाइम की ब्याई हुई है? भैंस 1 महीने की है मैडम। 1 महीने की है। तो जगदीश जी, एक ना गोलियां आती हैं लेप्टाडिना की। अरे 1 महीने की है मैडम, 1 महीने की। ठीक है जगदीश जी, आप अपने भैंस के लिए लेप्टाडिना नाम की गोलियां आती हैं, वो गोलियां ले सकते हैं, या उसी सॉल्ट में आपको और गोलियां मिल जाएंगी। आपने दूध निकालने से आधा घंटा पहले सुबह और आधा घंटा पहले शाम को ये 20-20 गोलियां देनी है, ठीक है? उसके बाद आपकी भैंस का पसाव बन जाएगा और वो दूध देने लगेगी। जी बिल्कुल, तो ध्यान रखिए इस बात का। और बाकी में समझ सकते हैं कि थोड़ी समस्या में होंगे हमारे दर्शक जगदीश जी, क्योंकि उनका जो कटरा था जो भैंस का, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी वजह से वो दूध नहीं दे रही थी। तो फिलहाल जो दवाओं के बारे में बताया अभी हमें, उन्हें आप इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का कहीं मजा आएगा। देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन एक कॉलर है, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। अगर आपके सवाल हम तक नहीं पहुंच पाए तो जरूर में कॉल करें। सूर्य प्रकाश जी हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा से हमें कॉल किया है। जी सूर्य प्रकाश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल सूर्य प्रकाश जी, आपकी आवाज 1 महीना पहले, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, दोबारा से बताएं आपका सवाल। मेरी भैंस जो है, हेलो। हाँ जी। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मेरी भैंस जो है पिछले, नहीं आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी हम तक ठीक से, फिर से आप कोशिश कीजिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी। मेरी भैंस जो है पिछले साल जली है, 1 महीना मतलब हड़ताल। हेलो, आप अपना सवाल फिर से दोहराइए, आवाज बीच बीच में आपकी नहीं आ रही है जी। मेरी है, हेलो। हाँ जी। तो वो पिछले साल की जली हुई है और अभी तक वो मतलब गर्म नहीं हो रही है, 1.5 साल के करीब हो रहा है। 1.5 साल हो गया, अभी तक हीट में नहीं आई वो? जी नहीं।
अच्छा, 1.5 साल हो गया ब्यात को और अभी तक हीट में नहीं आई भैंस। सूर्य प्रकाश जी, इस बीमारी को हम बोलते हैं एनीस्ट्रस। ये आपका जो पशु है वो बांझपन में आया हुआ है इस टाइम पे, तो इसका मतलब या तो उसके अंदर 2 कारण हो सकते हैं, या तो खनिज तत्वों की कमी कि आप उसको प्रॉपरली मिनरल मिक्सचर या उसका आहार ठीक नहीं रख रहे हैं, जो आहार प्रबंधन है वो ठीक नहीं है। दूसरा कारण एक ये भी हो सकता है कि आपने पशु को पेट के कीड़े की दवाई ना दी हो, क्योंकि जो पेट के कीड़े होते हैं उनकी वजह से इनके पशुओं का जो प्रजनन सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो पहले तो आप अपना पेट के कीड़े की दवाई दीजिए और मिनरल मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं वो शुरू करिए। और अगर उसको 1 महीना या 1.5 महीना देने के बाद भी आपका पशु गर्मी में नहीं आता है तो इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट होगा, जो कि आपका निकटतम पशु चिकित्सक जो बैठते हैं जो भी होंगे वो इसका हार्मोन्स लगाएंगे। कुछ टीकाकरण होगा जो कि 11 दिन का प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद पशु आपका ज्ञापन हो जाएगा गर्मी में आके, और तुरंत आप बीज भी रखवा सकते हैं फिर। जी जी बिल्कुल। आइए अब डॉक्टर तरुण के पास चलते हैं। डॉक्टर तरुण, अब और क्या जानकारी देना चाहेंगे? आवास पर भी हमने बात कर ली, आहार पर भी बात कर ली, वैक्सीनेशन किस किस तरह के हमारे जो बकरी पालक हैं वो करें ये भी हमने जाना, और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वृद्धि भी अच्छी हो पशुओं की और साथ ही उनकी दूध देने की दर भी अच्छी बनी रहे बकरियों में भी। जी मैं बात करना चाहूंगा अभी ब्रीड सिलेक्शन पे कि पशुपालक, जैसे कोई नया पशुपालक अगर बकरी पालन या भेड़ पालन करना चाहता है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंश है वो है ब्रीड सिलेक्शन, कि किस नस्ल की बकरी कैसे पाली जाए, कहाँ पाली जाए और कहाँ से हम पशु खरीदे। ये आमतौर पे पशुपालक के दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इसका ये जवाब देना चाहूंगा कि अगर पशुपालक को भेड़ पालन करना है या बकरी पालन करना है तो उसके लिए जो ब्रीड का जो चुनाव करेंगे वो हम वहाँ के लोकल एरिया की सुटेबल कोई ब्रीड हो। जैसे कि यूपी में हम देखें जमुनापारी है, जखराना है, इस टाइप की ब्रीड सुटेबल होती है। ऐसे अलग अलग भारत देश के जो अपने अलग अलग हिस्से के लिए अलग अलग टाइप की भेड़ बकरियां जो भी सूट करती हैं उस हिसाब से हम अपने ब्रीड का सिलेक्शन करें। दूसरी बात, अगर हमें अपने भेड़ बकरी को हमें खरीदना है, किसी पशुपालक को खरीदना है तो हमेशा एक बार ब्याई हुई, कम से कम एक बार ब्याई हुई बकरी या भेड़ खरीदें। उससे क्या होगा कि उससे हमें ये पता रहेगा कि हाँ भाई ये पशु जो है इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है और ये आगे भी इसी तरह से बच्चे हमें देती रहेगी। आमतौर पर क्या होता है पशुपालक कि किसी एजेंट के थ्रू खरीदता है या कहीं ऐसे खरीदता है, उसमें क्या होता है कि पशुपालक जो है उसको क्या कहते हैं अच्छे प्रॉपर ब्रीड की या अच्छी क्वालिटी के जो पशु है वो नहीं मिल पाते। उससे क्या होता है कि अगर पशुपालक अपना पैसा इन्वेस्ट भी करता है तो आगे आके उसको उसका रिटर्न नहीं मिल पाता, उससे कोई मुनाफा नहीं कमा पाता। तो एक तो ब्रीड सिलेक्शन उसके पूरे प्रॉपर एरिया से होनी चाहिए और अगर हम बकरी खरीद रहे हैं तो कम से कम वो एक बार ब्याई हुई। जी बिल्कुल। तो ब्रीड सिलेक्शन यानी नस्लों का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करें। आपके यहाँ की जलवायु क्या है, आपका क्षेत्र जहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड है, जो नस्लें हैं वो कामयाब है, इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप नई बकरियां खरीदें या फिर बकरी पालन या फिर भेड़ पालन शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हेलो किसान के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और साथ ही उनके सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे हैं पशुओं के बारे में जिससे उपापच रोग है उनके बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारियां हासिल की। तो मैम अंत में और क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? मैं जो एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने किसान भाइयों को देना चाहती हूँ, जैसे ही आपको लगे कि आपका पशु ब्याने वाला है, दर्द बनने शुरू हो गए हैं पशु को, तो आपने उस टाइम पे जो जैसे ही दर्द बनने स्टार्ट हुए 1 बोतल कैल्शियम अपने पशु को पिला देनी है। आयनिक कैल्शियम के नाम से आयनिक कैल्शियम आते हैं, बहुत बहुत अलग अलग कंपनियों के नाम से आते हैं। तो आप उसकी 3 बोतल पशु के ब्याने से 10 दिन पहले अपने घर पे लाके रख लीजिए। आपने उसको पहले जैसी दर्द बने 1 बोतल उसी टाइम पिला दी। जैसे ही पशु आपका ब्या गया, ब्याने के तुरंत बाद आपने वो कैल्शियम पिलानी है और उसके 12 घंटे के बाद तीसरी बोतल पिलानी है। इसमें 99.9% चांसेस है आपका पशु मिल्क फीवर में नहीं आएगा। और आगे की जो बीमारियां हैं वो फिर यहीं से स्टार्ट होती हैं कि मिल्क फीवर में आया, फिर डाउनर सिंड्रोम में आया, फिर कीटोसिस में आया। और थोड़ा उसका जो आप दाना शुरू करेंगे ब्याने के बाद वो बहुत धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे, आधा 1-1 किलो करके 10-10 दिन के गैप पे आप पशु का दाना बढ़ाएंगे। दूसरी चीज, आपने जो भी दाना देना है, दलिया, गेहूं, जौ, मक्का जो भी देंगे,
एकदम भर के नहीं देना है, उसको भिगो के देना है। ज्यादा भर के देने से, उसके ज्यादा खिलाने से पशु के जो र्यूमन है उसमें एसिड बनना शुरू हो जाता है, और एसिड बनने के बाद फिर आप कुछ दिनों बाद नोट करेंगे कि आपका पशु में लंगड़ापन आ गया है। तो इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखिए कि आपने जो भी आप कंसंट्रेट दे रहे हैं उसको उचित मात्रा में दीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। जी बिल्कुल, देखिए, और अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं हमारा पशु खूब खाए, जैसे पता चलता है कि ब्यात में है, और वो सही तरीका नहीं है। बेहतर यही है कि जो भी आप खनिज मिश्रण भी देना चाहते हैं, मिनरल मिक्सचर, या फिर दाना भी आप उसके आहार में डालना चाहते हैं, आहार बढ़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे करें तो ही बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तरुणा आपका भी स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के आरोग्य किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है बेर की उन्नत खेती, और साथ ही हम बात करेंगे रबी मक्का में समसामयिक कार्य के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लें, हमारी आईडी हेलो किसान DD लाइव, ये हमारा फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी hello.kisan, और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हेलो किसान DD। आप हमें कॉल सेंटर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। DD किसान का कॉल सेंटर नोट कर ले, 1800-11060। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान कॉल कर सकते हैं, सोमवार से शनिवार। अपने कॉल हमें करें और अपने सवाल हमारे कॉल सेंटर में रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। चलते चलते एक और बात आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और देखिए हेलो किसान। हमारे YouTube चैनल पर भी हमारा YouTube ID भी नोट कर लें, @DD किसान चैनल, ये हमारा YouTube ID है। तो अगर आज के कार्यक्रम को भी आप शुरुआत से देखना चाहते हैं, बीच से देखा है और कुछ जानकारी ठीक से नोट नहीं कर पाए, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर जाएं और वहां पर देखें हेलो किसान। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।